कंडीशन फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों कंडीशन पे भी सवाल आ जाते हैं, समझे? रेजोनेंस के कंसेप्ट पर। अभी हम रेजोनेंस इफेक्ट नहीं पढ़ा रहे हैं, कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस। कंडीशन फॉर राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फर्स्ट कंडीशन। देखो जैसे हमने बताया था आपको, आप ध्यान दीजिए, इस स्ट्रक्चर को देखो, ये दो स्ट्रक्चर दिए गए, एक ये है, ये पेयर है, दूसरा पेयर ये दिया गया। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक, तो बच्चों देखो, ये पहला जो पेयर दिया गया है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो रहे हैं, साथ साथ हाइड्रोजन को भी हम यहाँ ले आ रहे हैं। ठीक, तो ये टाटोमर्स हैं, याद है? पाई इलेक्ट्रॉन और कीटो इनाल कह लीजिए या टाटोमर्स। टाटोमर्स को इक्विलिब्रियम में लिखते हैं। इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन की पोजीशन चेंज हो रही। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में किसी भी न्यूक्लियाई या आइटम की पोजीशन चेंज नहीं होनी, केवल इलेक्ट्रॉनों की पोजीशन चेंज करेंगे। ये पहली नेसेसरी कंडीशन। जैसे यहाँ पे देखो आप, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, या यहाँ चले गए। अभी ये भी लिखना हम सिखा देंगे, पहले कंडीशन हम डिस्कस कर लें। इसीलिए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में डबल हेडेड एरो लगाते हैं, मतलब इन दोनों का कोई अलग एग्जिस्टेंस नहीं है, ये दोनों मिलके आयन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहे हैं, समझे? पर इन दोनों का अलग अलग एग्जिस्टेंस है, अलग आईपीएसी नेम है। ठीक, यहाँ पाई बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन के बीच, हाइड्रोजन की ये देखिए कीटोन है या एल्डिहाइड कह लीजिए, ये अल्कोहल है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते समय किसी भी न्यूक्लियाई की पोजीशन हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक, तो इनको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहेंगे या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ठीक, दोनों नाम दिए जाते हैं। पर ये कीटोइनॉल है, नॉट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, ये क्यों नहीं है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? हाँ, क्योंकि हाइड्रोजन की आइटम भी चेंज हो रही, इलेक्ट्रॉन तो चेंज हो रहे हैं लेकिन साथ साथ हाइड्रोजन भी चेंज किए। तो किसी भी आइटम की लिख लीजिए पहली कंडीशन, ये लिख लेना। दूसरा वाला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपस में, क्योंकि केवल इलेक्ट्रॉन बदल रहा है। ठीक है ना, लिख लीजिए, न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम, न्यूक्लियाई ऑफ ऑल एटम रिमेन फिक्स्ड nuclei of all atom remain fixed in all the resonating structure. ये लिख लेना आप कि भाई ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, टाटोमेरिक स्ट्रक्चर है। यही अंतर होता है टाटोमर और इसमें। दूसरे वाले हैं, फिर हम जब तुमको स्ट्रक्चर सब बता देंगे तो ये बच्चों तुम्हारे नीट में पहले जब सब्जेक्टिव आता था उसमें ये पूछा गया था। ठीक, ये क्वेश्चन आप कहीं लिख लेना कि इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाने थे और टाटोमेरिक स्ट्रक्चर। ठीक, ये आया था तुम्हारे यहाँ, तो अपना क्वेश्चन लिख लेना। राइट, अभी हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना सिखा देंगे, उसके बिहाफ पे बनाना। और टाटोमर पहले सीख चुके हो। राइट, टाटोमेरिक स्ट्रक्चर एज वेल एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल।
राइट, लिख लीजिए। टाटोमेरिक स्ट्रक्चर एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। यहाँ नाइट्रोजन पे बच्चों लोन पेयर होता है, वो तो जानते ही हो, अब ये ना भी लिखा जाए तो लिख लोगे। राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एंड टाटोमेरिक स्ट्रक्चर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ये पहली कंडीशन थी। लिख लिया, जल्दी लिख लो। देखो देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पहले भी तुम्हारे एग्ज़ाम में आ चुका है, फिर आ सकता है। बच्चा, ये अमोनियम आयन होता है और अब एनिलीन में H+ जोड़ा गया है तो एनिलीनियम आयन। ठीक, अब देखो आप हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बदलने जा रहे हैं। ठीक, यहाँ इलेक्ट्रॉनों में कमी है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा उधर जाएंगे जिधर इलेक्ट्रॉनों में कमी होगी, अट्रैक्शन। तो इन पाई इलेक्ट्रॉनों को यहाँ कर दें, केवल हमने इलेक्ट्रॉन बदला है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले गए तो ये प्लस चार्ज ख़त्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं। ये ठीक, पटेल, इसमें कोई कमी है बताइए। तो अब आप ज़रा ध्यान दीजिएगा, हमने तुमको कहा था ना कि ये रेजोनेंस का जो कंसेप्ट है ये ऑक्टेट थ्योरी को के सपोर्ट में दिया गया था। भाई, सबसे बिगिनिंग थ्योरी बॉन्डिंग के रिस्पेक्ट में ऑक्टेट रूल था। हालांकि अब तो ऑक्टेट रूल का कोई मतलब नहीं रह गया, लेकिन सबसे पहली थ्योरी जो दी गई थी कि केमिकल बॉन्ड क्यों बनते हैं, ऑक्टेट बनाने के लिए। ठीक, तो जब ऑक्टेट रूल में कई सारे ड्रॉबैक आने लगे तो भाई जो रिसर्चर थे वो ऑक्टेट रूल को एक्सप्लेन करने के लिए रेजोनेंस का सहारा लिया कि जिसमें एक स्ट्रक्चर से नहीं बन पा रहा है तो हम दूसरा स्ट्रक्चर बना डालें। तो आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्टेट रूल का मेन कंसेप्ट ही यही है। और पीरियोडिक टेबल में खासकर सेकंड पीरियड एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में डी ऑर्बिटल नहीं होते, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, कार्बन, ये सब सेकंड पीरियड एलिमेंट। नाइट्रोजन में बताइए आप 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, 1s2, 2s2, 2p3। तो बच्चों डी तो होता नहीं है सेकंड सेल में, डी तो होता नहीं, डी तो थर्ड से शुरू होता है। तो ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट सेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होंगे, ठीक, या बैलेंसी के रूल आप तो देखो, आप यहाँ पे नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 हो गई बेटा। जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 से ज़्यादा नहीं हो सकती, समझे। जिनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं उसमें हो सकते हैं, जैसे IF7 14 इलेक्ट्रॉन है ना, PCl5 10 हैं,
लेकिन नाइट्रोजन में 10 नहीं हो सकते, ऑक्सीजन में 10 नहीं हो सकते। ठीक, मतलब नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 होती है, यहाँ तो 5 हो गई है। तो दिस इज़ नॉट द कैनोनिकल फॉर्म बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, मतलब मैक्सिमा ऑफ कोवैलेंसी, मैक्सिमा ऑफ कोवैलेंसी मस्ट बी ओबेड या फॉलोड, मस्ट बी फॉलोड या ओबेड। कोवैलेंसी के रूल वायलेट नहीं होने चाहिए। दिस इज नॉट कैनोनिकल फॉर्म बिकॉज नाइट्रोजन इज पेंटावैलेंट। यहाँ नाइट्रोजन पेंटावैलेंट हो गया, या नाइट्रोजन हैज़ 10 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, 10 नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे हम ऑर्गेनिक में मॉलिक्यूल लिखेंगे, एक और लिख देते हैं, जैसे ये बेटा एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट कहलाता है, विटिक रिएजेंट। ठीक, आगे एल्डिहाइड कीटोन में पढ़ाएंगे हम। तो ये सही है, क्योंकि यहाँ 2 2 4 4 2 6 2 8 2 10, तो फास्फोरस में 10 हो सकते हैं। लेकिन अगर यही नाइट्रोजन होता तो ये सही नहीं होता है, ये सही नहीं है, समझे। नाइट्रोजन में 10 नहीं हो सकते, समझे, क्योंकि डी ऑर्बिटल है नहीं, इसमें डी ऑर्बिटल होते हैं। तो ये डी पाई पी पाई बॉन्ड कहते ही हैं इसको, यहाँ तो डी है नहीं, तो कैसे बन सकता है। तो दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, और ख़ासकर तुमको ध्यान रखना है, सेकंड पीरियड एलिमेंट में, अगर स्ट्रक्चर में सेकंड पीरियड एलिमेंट है तो उसकी वैलेंसी मैक्सिमम से ज़्यादा नहीं हो सकती। गुफरान समझ में है? अब इसको समझने में क्या दिक्कत है, नहीं तो कल ना पूछना फिर इसमें क्या दिक्कत है। सेकंड पीरियड एलिमेंट, अब इतना पोस्टमार्टम हमने कर दिया, नहीं तो हम इतना नहीं बताते थे। सीधा ध्यान रख लो कि कोवैलेंसी के जो मैक्सिमा है वो फेल नहीं होना चाहिए, वैलेंसी के नियम कानून फेल नहीं होने चाहिए। कि अब फास्फोरस की 5 हो सकती है, तो फास्फोरस में 12 नहीं होना चाहिए इलेक्ट्रॉन, भाई 10 हो सकते हैं। तो फास्फोरस में भी ऐसा नहीं कि 10 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सल्फ़र में मैक्सिमम 6 वैलेंसी हो सकती, मतलब 12 इलेक्ट्रॉन हो सकते, तो 14 नहीं होने चाहिए सल्फ़र में। तो ये ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए, पहले इसको लिख देना है कि दिस इज़ नॉट द कैनोनिकल फॉर्म बिकॉज नाइट्रोजन है 10 इलेक्ट्रॉन। पहले तो इसको लिख दो। समझ में आया बच्चों सबको? निर्भय समझ में आया है? हाँ, कौशलेंद्र एब्सेंट बहुत हो रहा है। अब इनके हम घर पहुंचते हैं किस दिन, वो तो छूट ही जाएगा बेटा। अब जैसे टेस्ट में मान लिया, हाँ तुम्हारे यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री पार्ट 1 तक है टेस्ट में, ठीक, कायरल सेंटर तक है। तो अब जैसे ये छूट गया, अब इस पर कोई टेस्ट में हम सवाल रखेंगे तो एक बार जब नहीं पढ़े होगे तो फिर गलत हो जाएगा फिर। और अब बेटा ये इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन की चिंता ना करो, अभी हम आ रहे हैं उस पर, ठीक है ना। जल्दी करो, मतलब तुम्हारा कोर्स होता रहे, अच्छा है। तुम्हारे बैच में काफ़ी अच्छे से कोर्स हमारा हो रहा है, तो लिख डालो, है ना। नॉट कैनोनिकल स्ट्रक्चर बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ 10 इलेक्ट्रॉन। भाई दीपावली ऑफ़र दिया जा रहा है कोचिंग में, और वो ऑफ़र ये है कि चाहे जितने सवाल पूछो बताए जाएंगे। केमिस्ट्री में स्पेशल ऑफ़र है, दीपावली तक है, उसके बाद नहीं बताएंगे।
स्पेशल फेस्टिवल ऑफर है। और इंडिया में तो ऑफर को लूट लेने की टेंडेंसी होती है, तो लूट लीजिए इस ऑफर को भाई। हमको एको सेकंड खाली ना छोड़िए दीपावली तक, उसके बाद हमको सोते हुए कोई डिस्टर्ब किया तो ठीक नहीं होगा। एक जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेहनत कर लीजिए बच्चों, बस थोड़ा जो इसमें भाई रूलिंग और ये सारी चीज़ें हैं इन्हीं का यूज होना है। और अब हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो वहाँ रेजोनेंस का यूज होगा। तो ये चैप्टर अगर ढंग से पढ़ लोगे तो ऑर्गेनिक इजी हो जाएगी, फिर इजी है और आसान हो जाएगी। बल्कि लिख लीजिए बच्चों, बस यही रूल है, मैक्सिमा ऑफ कोवैलेंसी मस्ट बी फॉलोड या मस्ट नॉट बी वायलेटेड। थोड़ा और अच्छे अंग्रेजी लिखिए, मैक्सिमा ऑफ कोवैलेंसी रूल मस्ट नॉट बी वायलेटेड, मस्ट नॉट बी वायलेटेड। मैक्सिमा ऑफ कोवैलेंसी रूल मस्ट नॉट बी वायलेटेड। और इसका सिंपल मीनिंग यही है कि सेकेंड पीरियड या आप कोई भी पीरियड का एलिमेंट हो, सेकेंड पीरियड एलिमेंट में 8 से ज़्यादा नहीं हो सकते इलेक्ट्रॉन। और ये बेसिकली केमिकल बॉन्डिंग में भी रेजोनेंस पढ़ाया जाता है। ऑक्टेट थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए सपोर्ट में दी गई थी। जब ऑक्टेट थ्योरी कुछ एक फेल होने लगी तो ये दे दिया उन लोगों ने कि नहीं भाई, एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर आप बना सकते हो। तीसरा रूल लिख लिया। और ये सब ध्यान रखिएगा, छोटी छोटी बातें। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल एटम अगर कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है तो उस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और कोई कैटायन इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो प्लस चार्ज ख़त्म हो जाएगा। समझे? कोई नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो नेगेटिव चार्ज ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब गलतियां ना हो तो तुमको रेजोनेंस समझने में फिर दिक्कत नहीं होगी। ज़्यादातर बच्चे इन्हीं चार्ज को गलत लिख देते हैं। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि जैसे देखिए कोई न्यूट्रल एटम है, मान लिया कोई भी न्यूट्रल एटम है, अब ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो इस पे फिर चार्ज आ जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 1 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो 2 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज। और अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, फिर इस पर माइनस चार्ज आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो 2 माइनस आ जाएगा। तो मतलब इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो कोई डिफ़िकल्ट हो। आप इन प्रैक्टिस ले आइए बस, समझे? हमेशा अलर्ट रहिए बच्चों। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए तो एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने बिल्कुल बिगिनिंग में बताया था ना कि भाई चार लोगों ने कहा कि नहीं, कोई पर्टिकुलर घटना जो है 10 बजे हुई सुबह, और 3 लोगों ने कहा नहीं 2 बजे हुई। तो ज़्यादा लोगों के बयान सेम है तो वही माने जाएंगे फिर। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पहली बात तो जहाँ ज़रूरत है वहाँ बनाएंगे, ठीक? हर जगह रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे। अब बनाने तो हर जगह बना सकते हो, इलेक्ट्रॉन ही बदलना है तो हर जगह बदल सकते हो। लेकिन जहाँ सिंगल स्ट्रक्चर प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा वहाँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तीसरा, जैसे मान लिया किसी एक मॉलिक्यूल के तुमने 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ये 4 बना दिए, ठीक? और ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो फिर हम इनका एनर्जी या इनका कंट्रीब्यूशन देखेंगे। मान लिया इसकी एनर्जी 10 किलो जूल है। अब बॉन्ड बने होंगे, बॉन्ड एनर्जी से निकाल लिया जाए। इसकी एनर्जी 9.9 किलो जूल है, इसकी 10.1 किलो जूल है। यह हो सकता है इसकी भी 10 हो, मान लिया 10 ही है, और इसकी एनर्जी 18 किलो जूल है।
तो इसको हटा देंगे फिर हम, ठीक है ना। मतलब जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हों उनकी एनर्जी लगभग बराबर होनी चाहिए, और बिल्कुल सेम हो तो और अच्छा है। भाई दो लोगों ने सेम बयान दिए तो वो फिर 100% माने जाएंगे, समझे। तो जैसे बेंजीन में बहुत सारे स्ट्रक्चर बच्चों दिए गए थे, तो देखिए अब बेंजीन में बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए गए। देखो ये बनाया गया केकुले फॉर्म, ठीक, केकुले फॉर्म। अब तुम चाहो तो इन इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कर दो। मान लिया इनको हमने ऐसे शिफ्ट किया तो देखो यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे माइनस। तो रूल कोई वायलेट तो हुए नहीं अभी जो ऊपर पढ़ाए गए। लेकिन बेटा अब देखो इनको फिर इधर घुमा दो, तो ऐसे बहुत सारे बना सकते हो, ठीक। लेकिन इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को नहीं काउंट करते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, आयनों की एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, और इन दोनों की एनर्जी बराबर है, सेम। जब आइडेंटिकल स्ट्रक्चर हैं, सारे बॉन्ड वही हैं, तो सेम नहीं हो जाएगी एनर्जी। तो इन्हीं को एक्चुअल कैनोनिकल फॉर्म माना गया, केकुले स्ट्रक्चर, समझे। इनको नहीं माना जाता। अब इनमें कोई गलती नहीं है, लेकिन ये कंट्रीब्यूटिंग नहीं होंगे, लेस कंट्रीब्यूटिंग। अब अगर तुमसे पूछा जाए क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वैसे तो है ये, पर ये एक्सप्लेनेबल नहीं है, समझे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, ऑलमोस्ट एनर्जी सेम होनी चाहिए, लिख लीजिए। तीसरी कंडीशन, रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नियरली द सेम। रेजोनेंस एनर्जी ऑफ ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नियरली द सेम। समझ में आया बच्चा, सबकी सेम होनी चाहिए, ठीक है ना, सेम, ऑलमोस्ट सेम, और बिल्कुल सेम हो तो और अच्छा है। आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग होते हैं। फॉरेंसिक साइंस में क्या होता है, वकील को जब अपने अभियुक्त को बचाना होता है तो वकील चाहते हैं कि अपोजिट पार्टी वाले ज़्यादा गवाह पेश करें, ठीक है ना, और जो अपोजिट वकील होते हैं, सज़ा दिलाने वाले होते हैं, वो कम गवाह पेश करते हैं कि जिससे ज़्यादा कन्फ्लिक्ट न हो। कि अब 1 दर्जन गवाह हो गए तो उन फिर जिरह वकील करते हैं, ठीक है ना। तो पूछा जाएगा, मान लिया बीच में कहीं चोरी हुई तो तुमसे पूछा, भाई तुमने गवाही दिया, तुमसे पूछा जाएगा भाई चारबाग शाहजहाँगंज में कितने पेड़ मिले तुमको, तुमने कहा 50, अब दूसरे गवाह ने कहा नहीं 10, तो कन्फ्यूजन हो गया। अगर उसने भी 50 कहे तब तो ठीक है। तो इस तरह इसीलिए ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं लिखे जाते हैं, ज़्यादा उनके बराबर हो तो लिखिए, एनर्जी बराबर हो। तो ये तीसरी कंडीशन है, थर्मोडायनेमिक कंडीशन है पर इम्पोर्टेंट कंडीशन। जल्दी लिखिए, नहीं तो ऐसे तो फिर सालों लग जाएगा पूरा करने में, जल्दी लिख लो। और तुमको बताऊँ है, बेंजीन के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बेंजीन का स्ट्रक्चर केकुले का मेन अडॉप्ट किया गया। केकुले का बेटा इसीलिए अडॉप्ट किया गया क्योंकि केकुले के स्ट्रक्चर कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर रहे थे। उसके पहले डेवार ने भी स्ट्रक्चर दिए थे, ये इनको डेवार स्ट्रक्चर कहते हैं। तुम्हारे यहाँ नीट में बहुत पहले पूछा गया है। 3 स्ट्रक्चर थे, लेकिन ये स्ट्रक्चर नेगलेक्ट कर दिए गए क्योंकि चौथी कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही थी। इसमें देखो आप, यहाँ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है,
यहाँ sp2 है, सब में आप देखो। तो बच्चों प्लेनरिटी इम्पॉर्टेंट है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में प्लेनरिटी होनी चाहिए, समझे। अगर प्लेनरिटी कम होती जाएगी तो रेजोनेंस का इफ़ेक्ट कम होता जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इस बार IIT एडवांस में भी क्वेश्चन पूछे गए, हम आपको एसिडिटी बेसिसिटी में बताएंगे। देखो बच्चों, जैसे 2,4,6 नाइट्रोबेंजीन है, ठीक। अब ये कठिन क्वेश्चन नहीं होते हैं, कंसेप्ट हम लोग सही नहीं लगाते इसलिए कठिन हो जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे 3 बॉन्ड हैं कार्बन नाइट्रोजन, तीनों की बच्चों बॉन्ड लेंथ सेम होती है, ये देखिए, ठीक। लेकिन अगर आप, ये तो लिख लिया होगा ना, ये डेवार स्ट्रक्चर अभी लिखवा देंगे, इनको भी थोड़ा याद रखना। ये हालांकि रिजेक्ट कर दिए गए इसी प्लेनरिटी के कारण। अब देखो ज़रा ध्यान से, ट्राई नाइट्रोबेंजीन में तीनों कार्बन नाइट्रोजन की बॉन्ड लेंथ सेम है, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम आयोडीन तो बड़े साइज का ग्रुप होता है, या टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप लगा दें। देखो यहाँ ये Y था, YXZ, ठीक। अब बेटा यहाँ बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं पाई गई, समझे सुनील, यहाँ बॉन्ड लेंथ बराबर नहीं पाई गई। क्यों? आयोडीन में 3-3 लोन पेयर, वो भी, और आयोडीन बल्कियर ग्रुप है भाई, 5वें पीरियड का एलिमेंट है आयोडीन, तो ये ऑर्बिटल 5th ऑर्बिटल में होंगे, 5p, तो बड़ा साइज, तो ये बल्की ग्रुप है। तो जब इसको तुम लगा दोगे तो ये नाइट्रो को, बेंजीन तो प्लेनर होती है ना, अगर केवल बेंजीन लिखोगे तो प्लेनर है नहीं, बताओ। ये तो सब sp2 हैं, प्लेनर है। और अगर ये ना होता तो ये भी sp2 है भाई, देखिए पाई बॉन्ड से जुड़ा sp2, तो ये भी तो प्लेनर होता, बेंजीन के साथ ही प्लेन में होता, ठीक। वहाँ प्लेनर है, तो रेजोनेंस के लिए प्लेनरिटी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ बेटा रेजोनेंस में कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बेंजीन और NO2 एक ही प्लेन में है। देखो ज़रा, ये बेटा एक ही प्लेन में है, ठीक। इसलिए यहाँ रेजोनेंस सक्सेसफुली तीनों में हो रहा है, यहाँ रेजोनेंस सक्सेसफुली हो रहा है, क्योंकि तीनों NO2 बेंजीन के साथ प्लेनर है, समझे। लेकिन जब तुम बल्की ग्रुप लगा दोगे तो ये तो स्पेस में जगह अपनी घेर लेगा, बड़े साइज हैं ऑर्बिटल के, तो ये तो क्राउड जगह ज़्यादा घेरेंगे। अगर हम बैठ जाएंगे तो दो लोग और कैसे बैठ पाएंगे, ठीक है ना। उस सीट पे फिर दो लोग कैसे बैठ पाएंगे, हम ही अकेले बैठेंगे, तो बाकी दो लोग अगर अगल बगल बैठते हैं तो वो लटक जाएंगे बेचारे, क्योंकि वो ठीक से बैठ नहीं पाएंगे। वही बात है, समझे। बल्कि ग्रुप होने के कारण ये तीनों NO2 और खासकर ये दोनों पास में हैं आयोडीन, तो स्टेरिक हिंड्रेंस का सबसे ज़्यादा असर किन किन NO2 पे पड़ेगा, इन दोनों पे, समझे।
इस बार पटेल IIT एडवांस में यहाँ NH2 दिया गया और यहाँ NO2 लगा दिया, बेसिसिटी पे असर पूछा गया और बहुत ही एक्सेप्शनल बिहेवियर आया। वही IIT वाले पूछे, स्टेटमेंट में डाल दिया भाई मोर देन वन करेक्ट चॉइस के क्वेश्चन आते हैं IIT में। इसीलिए तो IIT में भाई स्कोरिंग बहुत अच्छे से नहीं हो पाती है, क्योंकि हर स्टेटमेंट में तगड़े तगड़े कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिए। तुम्हारा दिमाग 360 डिग्री वर्क होना चाहिए IIT के पेपर में, तब तुम एक्यूरेट क्वेश्चन कर पाओगे। तो अब आप देखो, ये बल्कि ग्रुप होने के कारण ये इन दोनों NO2 की प्लेनरिटी को डिस्टर्ब कर देता है, समझे। अगर हम बीच में बैठ जाएंगे आत्मिक और गुफरान, तो तुम लोग लटक जाओगे उधर, ठीक है ना। तो तुम्हारी प्लेनरिटी डिस्टर्ब होगी हमारी वजह से। तो वही चीज़ है, ये दोनों NO2 आयोडीन के पास में हैं, तो ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस क्रिएटेड बाय आयोडीन, बल्कि और आयोडीन या टर्सरी ब्यूटाइल लगा दें, आइसोब्यूटाइल लगा दें, तो भाई ये ऑर्बिटल सब स्पेस में जगह घेरेंगे, तो इस NO2 के एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम आएगी। तो ये NO2 बोर्ड के, जैसे मान लिया बेंजीन बोर्ड में है, तो ये NO2 पूरी तरह से बोर्ड में नहीं रह पाएगा, बोर्ड के ऊपर आ जाएगा। इस स्टेरिक क्राउड से बचने के लिए NO2 पूरी तरह से फिट नहीं हो पाएगा, जैसे यहाँ फिट है, ठीक है ना। नो डाउट ये भी sp2 है, सब कुछ है, पर इसके स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण NO2, दोनों NO2 बेंजीन के साथ पूरी तरह से एक प्लेन में नहीं आ पाएंगे। तो क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड में रेजोनेंस का इफेक्ट कम हो जाएगा, जबकि इसमें प्रॉपर रेजोनेंस का इफेक्ट लगेगा। बच्चों आगे लिखवा देंगे बॉन्ड लेंथ में, चाहे रेजोनेंस हो चाहे हाइपर कॉन्जुगेशन हो, जितने ज़्यादा कोई भी सिंगल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में भाग ले रहा है, तो जाहिर सी बात है वो डबल बॉन्ड में बदलेगा। डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है। कोई भी सिंगल बॉन्ड अगर रेजोनेंस में भाग ले रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ घटती है, और डबल बॉन्ड भाग ले रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो मेरे बच्चों, यहाँ पे तीनों NO2 बेंजीन के प्लेन में हैं, रेजोनेंस में आएंगे, तीनों एक जैसे हैं, आइडेंटिकल इन्वायरमेंट है, तो तीनों की बॉन्ड लेंथ सेम होगी, कम होगी, जो एक्चुअल सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होनी चाहिए उससे कम हो जाएगी, लेकिन हाँ बराबर रहेगी तीनों की। लेकिन यहाँ पे ये दो NO2 इसके बल्कीनेस के कारण बेंजीन के प्लेन में नहीं आ पाएंगे ठीक से, जिससे प्रॉपरली रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। तो क्या इसकी बॉन्ड लेंथ पे रेजोनेंस का उतना इफेक्ट आएगा जितना इफेक्ट यहाँ पे आएगा। इसीलिए बच्चों जेड की बॉन्ड लेंथ कम हो जाए, क्योंकि सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस के कारण कम होती, लेकिन ये दोनों बराबर रहेंगे, ज़्यादा रहेंगे। क्योंकि यहाँ अगर तुमसे पूछा जाए एक्स और जेड में कौन बड़ा होगा या इक्वल होंगे, तो बेटा यहाँ एक्स और जेड इक्वल नहीं होंगे। एक्स पे रेजोनेंस का असर है नहीं, प्लेनरिटी डिस्टर्ब होने के कारण। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हम तुमको बताएंगे, समझे। तो प्लेनरिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेजोनेंस। इफ प्लेनरिटी इज रिड्यूस्ड देन इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस इज रिड्यूस्ड, समझे। तो प्लेनरिटी इज क्रूशियल फॉर द रेजोनेंस। जहाँ जहाँ प्लेनरिटी होगी वहाँ वहाँ रेजोनेंस हो सकता है। अभी और हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक। लिख लीजिए चौथी कंडीशन। इसको लिखो या ना लिखो, लिखना चाहो तो भाई लिख लो, और जब रेजोनेंस पूरा समझ जाना तो तुम रीजन भी लिख देना अपना, एक दो लाइनें छोड़ दीजिए अभी, ठीक है ना। बॉन्ड लेंथ है, वो भी बॉन्ड लेंथ। प्लेनरिटी, अभी जो मेन चीज़ पे समझो तुम, बस एग्जाम्पल ये बहुत सारे आ जाएंगे। प्लेनरिटी इज इम्पॉर्टेंट, लिख लीजिए प्लेनरिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेजोनेंस। प्लेनरिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेजोनेंस।
प्रगति एको स्ट्रक्चर गलत न लिखिएगा। कॉपी हम चेक करने वाले हैं किसी दिन, तुम्हारी कॉपी, पूनम की कॉपी, प्रोफेसर की कॉपी, गरिमा की कॉपी हम किसी दिन चेक करने वाले हैं। किसी दिन हम यहाँ क्लास में पढ़ाएंगे नहीं, हम केवल कॉपी चेक करेंगे। निर्भय की कॉपी चेक करेंगे हम, गुफरान की कॉपी, ठीक है ना, और सबको बाहर निकालेंगे। पहले जितने लोग कॉपी चेक करेंगे उनको बैठाएंगे, और जहाँ जहाँ गलती हुई इसलिए बिल्कुल सब सही लिखना। प्लेनरिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर द रेजोनेंस। इफ प्लेनरिटी इज रिड्यूस्ड then effect of resonance is reduced. If planarity is reduced, effect of resonance is reduced. ये सुनाई नहीं पड़ रहा क्या इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस? तो काट क्यों रही हो, सुन नहीं रही हो क्या? इफेक्ट ऑफ रेजोनेंस इज रिड्यूस्ड। ठीक, अभी आप खाली एग्जाम्पल ऐसे आंसर लिख दो, एग्जाम्पल लिख दो बस, फिर आगे थोड़ा और समझ जाना तो लिखना है। रीज़न तुम लोग अपने आप लिखना कि भाई इन दोनों NO2 पे इफेक्ट आ नहीं रहा है। बॉन्ड लेंथ आगे बताएंगे ना तो फिर लिख देंगे। तो ये 4 कंडीशन मेन है, ठीक है ना, जल्दी लिख लीजिए। और बीच में बेंजीन जो बना देना, नहीं तो फिर रेजोनेंस ही नहीं होगी। पाई बॉन्ड बीच में पहले बना दो, प्रगति पहले पाई, हाँ पहले पाई बॉन्ड बना दो। हाँ, चश्मा बनवाया कि नहीं? हाँ चश्मा बनाओ, तुमको दिखता नहीं है हमको लगता है। क्योंकि हमने इनके तमाचा मार दिया था, जो दूसरे दिन मैथ का पेपर था, हमने इनके एक तमाचा मार दिया। चश्मा इनका जो है गिर गया, टूट गया, और दूसरे दिन मैथ का पेपर CBSE। अब ये हमको जो है घेरे में लिए कि अब तो बताइए, हमको तो अक्षर ही नहीं दिखाई पड़ेंगे। हमने कहा जब चश्मा लगा हुआ था तब क्या दिखाई पड़ रहा था, तब कौन सा दिख रहा था? तो किसी तरह फेविकोल वगैरह चिपका उपका के जो है इनका चश्मा। अब भैया दूसरे दिन पेपर 8 बजे, हमारी स्टेट चेंज नहीं होती, हमारी स्टेट हर जगह पे पढ़ाई के नाम पे हम ऐसे ही पे रहते हैं हम। एक बेटा कंडीशन और है, देखो जो भी तुम, हाँ ये लिख लेना कि ये देखो प्लेनर नहीं है, देख रहे हो? यहाँ बच्चा sp3 आ जाएगा, यहाँ sp3 आ जाएगा। इसीलिए पटेल डेवार स्ट्रक्चर को, डेवार स्ट्रक्चर, अब बाकी सबको एक्सप्लेन कर रहा था डेवार का स्ट्रक्चर, लेकिन रेजोनेंस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन नहीं कर रहा था ड्यू टू लैक ऑफ प्लेनरिटी। इसलिए डेवार स्ट्रक्चर को रिजेक्ट कर दिया गया, समझे? और इसीलिए तो भाई केकुले ने 2 स्ट्रक्चर अभी जो ऊपर बनाए थे, केकुले ने 2 स्ट्रक्चर बनाए थे। इसलिए जब तुम पढ़ाई, अब देखिए केकुले बेंजीन का स्ट्रक्चर 15-20 साल तक बना नहीं पा रहे थे वो, समझे? लेकिन वो लगे रहे, समझे? थक गए तो वहीं लैब में ही सो गए। फिर उन्होंने एक सपना देखा कि एक सांप जो है अपनी पूंछ को मुंह में दबा के, उसमें लहर जैसे सांप में मॉकलिंग होती ना, तब उनके दिमाग में आया कहीं ऐसा कुछ तो नहीं है। तब उन्होंने पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट दिखाया और 2 स्ट्रक्चर दिए।
ठीक है ना। और फिर बेंजीन का हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बनाया। तो केकुले लैब में सोए थे, केकुले सहारागंज नहीं घूमने गए थे। हाँ, तो तुम 3 घंटे पढ़िए और 2 घंटे घूम लीजिए तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर तुम पढ़ते रहोगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अनएक्सपेक्टेड जो तुमको समझ में नहीं आती वो समझ में आने लगेगी। ये था। अब केकुले बाज़ार चले गए होते थक के कि भाई अब थक चुके हैं, अब थोड़ा हम सैर कर लें, जो है मूड को हल्का कर लें, समझे, लंदन घूम लें, तो उनको नहीं समझ में आता फिर बेंजीन का स्ट्रक्चर। वो थक के लैब में ही जो चेयर होती हैं, वो पुराने चेयर जो ऐसे कर्व नेचर में, उस पर लेट गए, समझे। और ये एनसीईआरटी में है, पिछली एनसीईआरटी में पूरा उनका बायोग्राफी पूरा है कि कैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर उनके दिमाग में आया, समझे। तो उन्होंने सपना देखा कि एक सांप अपनी पूंछ को दबा के पूरे उसके बॉडी में, वैसे भी सांप में तो हिलते डुलते रहते, तब उनके दिमाग में एक कंसेप्ट आया कि दीज पाई इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट स्टेशनरी, दे आर सर्कुलेटिंग, दे आर मूविंग, एंड देन ही गेव 2 स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, दे आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझे। और फाइनली ये स्ट्रक्चर बेंजीन के रेजोनेंस को एक्सप्लेन कर रहे थे, तो सारी प्रॉपर्टी का सलूशन मिल गया। हाँ, तो आखिरी बात, आप एक बात ध्यान दीजिएगा बेटा, जितने जैसे बेंजीन में अब देखो 2, 2, 4, 2, 6, तो कोई भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, ये बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को तुम भले लोन पेयर में ले आओ, लेकिन टोटल इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 ही रहे। बॉन्डिंग नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम रहनी चाहिए हर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखिएगा, टोटल बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन मस्ट बी सेम इन ऑल द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चाहो तो ये भी लिख लो आखिरी कंडीशन, टोटल bonding and non-bonding electron must be same in all the resonating structure. Total bonding and non-bonding electron must be same in all the resonating structure. तो ये बच्चों नेसेसरी कंडीशन थी, ठीक। इन कंडीशन के बिहाफ पे आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हो, समझे। तो ये बात ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों ध्यान दीजिए, इन नेसेसरी कंडीशन और कंसेप्ट के बिहाफ पर रेजोनेंस के पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट, मेजोमेरिक इफेक्ट भाई इंटरेक्शन ही तो बता रहे हैं हम। तो इसी कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस की बेसिस पर पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट इन रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट या कॉन्जुगेट इफेक्ट कहलाता है, समझे। तो अब मतलब डिस्प्लेसमेंट जो इलेक्ट्रॉनों का होगा, इन्हीं नेसेसरी कंडीशन की बिहाफ पे, रेजोनेंस के कंसेप्ट की बिहाफ पे पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट रेजोनेंस इफेक्ट या मेजोमेरिक इफेक्ट या डीलोकलाइजेशन इफेक्ट या कॉन्जुगेट इफेक्ट, सब एक ही नाम है, समझे। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये इफ़ेक्ट कहाँ पाए जाएंगे, मतलब इफ़ेक्ट की बात कर रहे हैं हम, ये मूवमेंट कहाँ होगा, वो 5 कंडीशन है, ठीक। तो उनको तुम्हें याद करना है, लिख लीजिए ऑन द बेसिस ऑफ। लेकिन कभी कभी कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस पे भी सवाल आ जाते हैं अलग से, तो वो सब तुम अपना करिएगा। ऑन द बेसिस ऑफ above necessary conditions
on the basis of above necessary condition, resonance effect or mesomeric effect or conjugate effect, हाँ mesomeric, resonance effect, mesomeric effect or conjugate effect will be take place in फॉलोइंग 5 केसेस। बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, अब तुम्हारे ऑर्गेनिक में जो यूज होना है, ठीक, फॉलोइंग 5 केसेस। तो ये ज़रा ढंग से लिखिएगा और अभी हम इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन कैसे करना है वो तुमको सिखा देते हैं। तो एनसीईआरटी में भी क्वेश्चन काफ़ी दिए गए हैं फर्स्ट ईयर की बुक में। तो आज जो है स्ट्रक्चर बनाना सिखाते हैं। लिखो फर्स्ट केस, पाई बॉन्ड मस्ट बी अल्टरनेटेड, पाई बॉन्ड मस्ट बी अल्टरनेटेड, पाई बॉन्ड मस्ट बी अल्टरनेटेड। हर्षवर्धन जरा ध्यान दीजिए, हम कंसेप्ट ऑफ रेजोनेंस की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो भाई कहीं भी लगा दो इलेक्ट्रॉन बदल करके, रूल रेगुलेशन लग। अब इनका डिस्प्लेसमेंट इन बेसिस पे कहाँ कहाँ होगा, तो यहाँ होगा, ठीक। हाँ, पाई बॉन्ड कहाँ होने चाहिए, अल्टरनेट। सेकंड कंडीशन ये लिख देना, इसको लिख दो जल्दी से। दूसरा, पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। लेकिन रूल रेगुलेशन ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि नाइट्रोजन के 10 इलेक्ट्रॉन हो जाएं, ठीक, तो फिर नहीं होगा। पॉजिटिव चार्ज मस्ट बी प्रेजेंट एट द अल्टरनेट ऑफ पाई बॉन्ड। तीसरा, ये कंडीशन लिखते रहिएगा भाई। तीसरा, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट विद द अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज। पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अरे एक ही बात तो है, चाहे नेगेटिव चार्ज इज अल्टरनेटेड टू पाई बॉन्ड लिखो, एक ही बात तो है। पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द अल्टरनेट ऑफ नेगेटिव चार्ज, इसको लिख लीजिए। तीसरी कंडीशन लिखते रहो जल्दी जल्दी। पाई बॉन्ड इज, चौथी कंडीशन, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द अल्टरनेट ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर। इधर लिखो पंडित जी, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द अल्टरनेट ऑफ लोन पेयर या अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, कोई भी लिखो, ठीक। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको इतने कंडीशन चाहिए। पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द अल्टरनेट ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द अल्टरनेट ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में फ्री रेडिकल, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फ्री रेडिकल कहते हैं, ठीक। ये लिख लो, ये 5 कंडीशन है। पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट एट द अल्टरनेट ऑफ ऑड इलेक्ट्रॉन, देखो, in which of the following, in which of the following resonance effect is possible?
अब तुमको यही पांचों कंडीशन ध्यान देनी। रेजोनेंस इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा? रेजोनेंस कहाँ होगा ये नहीं पूछा जा रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट। तो आप बताओ, यहाँ डबल बॉन्ड है और लोन पेयर भी है, लेकिन क्या अल्टरनेटेड है इसमें? बताओ क्या अल्टरनेटेड है? इसमें नहीं होगा। इसमें बताओ अल्टरनेटेड है या नहीं? इसमें होगा भाई। यहाँ डबल बॉन्ड क्या पॉजिटिव चार्ज के अल्टरनेटेड है? यहाँ नहीं होगा। यहाँ डबल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज के अल्टरनेटेड है कि नहीं? यहाँ होगा। समझे? समझ गए? ये 5 कंडीशन है जहाँ पे डीलोकलाइजेशन इफेक्ट या कॉन्जुगेट इफेक्ट, कॉन्जुगेट अल्टरनेटेड, ये कॉन्जुगेट है। तुमसे यही पूछा जा सकता है। और बच्चों ध्यान रखना, रेजोनेंस इफेक्ट या मेसोमेरिक इफेक्ट अगर है तो उसका इफेक्ट सबसे ज़्यादा होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से और इंडक्टिव इफेक्ट से। ये बेटा फील्ड इफेक्ट कहलाते हैं। फील्ड इफेक्ट, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और थर्मोडायनेमिक इफेक्ट, दोनों इफेक्ट होते हैं। अब आप देखो यहाँ पे, अब देखो डबल बॉन्ड के अल्टरनेटेड लोन पेयर है या नहीं? बताओ, बोलो। तो रेजोनेंस इफेक्ट है। बताओ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के sp3 पर अल्फा पोजीशन, यहाँ भी है भाई, देखो ये भी sp3 है। तो बताओ सिग्मा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं? तो हाइपर कॉन्जुगेशन। और मिथाइल में इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट होता है नहीं होता है? तो इंडक्टिव, इसका भी विथड्राइंग इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इसका विथड्राइंग है। तो माइनस आई, ये रिलीजिंग तो प्लस आई। तो कहने का मतलब इंडक्टिव इफेक्ट भी है इसमें, हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और रेजोनेंस इफेक्ट भी है। तीनों इफेक्ट हैं और सबसे ज़्यादा असर जो है रेजोनेंस इफेक्ट होगा, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक? तो इस एग्जाम्पल में तीनों इफेक्ट हैं, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट। प्रोफेसर नहीं समझ में आया क्या? हाँ, समझ में आएगा बेटा। ये समस्या रहेगी हमारी क्लास में कि तुमको समझ में आएगा। तुम लाख कोशिश करो कि ना समझ में आवे तो वो कोशिश नाकामयाब होगी। समझ में तो आएगा। कई बार लड़के जो है फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जैसे 2 बार एलन कोटा से पढ़ के आ गए तो उनको लगता नहीं है कि नहीं यहाँ केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही होगी, तो वो परेशान हो जाते हैं। पिछले साल 2 लड़के अपना सिर पटक दिए दीवार में। तो हमने कहा भाई क्यों पटक कर रहे हो दीवार में? केमिस्ट्री खाली लखनऊ में नहीं, केमिस्ट्री तुमको अर्जुनगंज में भी पढ़ाई जाती है, वहाँ भी हो सकता है अच्छी पढ़ाई जा रही हो। नॉलेज का कोई बंटवारा होता है।
इस बार नोबेल प्राइज़ केमिस्ट्री में उनको दिया गया जो मिर्च में कंपाउंड ढूंढ रहे थे। लोग बिलीव, कई लोगों ने, कई साइंटिस्ट जो फेमस थे उन्होंने कहा कि अरे ये तो काम हम 20 साल पहले करके छोड़ दिया हमने कहा मिर्च खा लिया लग रहा है। तो छोटे छोटे कंपाउंड पे वो लोग जो नोबेल प्राइज़ पाए, सिंपलर केमिस्ट्री पे रिसर्च कर रहे थे और कैटलिस्ट डिस्कवर कर रहे थे, बायोडिग्रेडेबल। वो कैटलिस्ट अपना 1 घंटे में काम करके खुद ही ख़त्म हो जाएंगे, बताइए। तो आप छोटी छोटी चीज़ों पे आपका विज़न अच्छा होना चाहिए, बस, समझे। अच्छा, ज़्यादातर अब लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में चले जाते हैं कि भाई हमारे पास, हम डॉक्टर बढ़िया हैं तो हमारे पास MRI हो तो हम डॉक्टर बढ़िया होंगे, ऐसा नहीं है। तो अब आज पूरे वर्ल्ड का जो रिसर्च सिनारियो यही है। लोग समझते हैं कि हमारे पास इक्विपमेंट हो, बढ़िया लैब हो, बढ़िया इंफ्रा, ठीक है, इनको इग्नोर नहीं किया जाता, इनकी इम्पोर्टेंस को, लेकिन इसी को कहते हैं ना साइंस अलग चीज़ है। रमन ने 1930 में स्पेक्ट्रोस्कोपी का कंसेप्ट दिया। गिब्स फ्री एनर्जी हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ाएंगे, तो गिब्स की कोई बात मान नहीं रहा था। वो तरह तरह के थर्मोडायनेमिक्स कंसेप्ट दे रहे थे, फिजिबिलिटी पे, स्पॉन्टेनिटी पे, तो पूरे वर्ल्ड में उनकी कोई बात फॉलो नहीं कर रहा था। और उसके बाद जब फॉलो करना शुरू किया तो सारी मशीनों का आविष्कार हुआ है, आयरन की मेटलर्जी, गोल्ड की ये पहले होती थी नहीं, क्योंकि ये इकोनॉमिकल नहीं होती थी। और गिब्स ने मैथमेटिकल फार्मूले जो पढ़ाएंगे तुमको हम, जब वो डेवलप कर दिए कि भाई इनकी हेल्प लीजिए। अच्छा, आप बताइए, आप कोई चीज़ बना रहे हो तो पहले से प्रेडिक्ट हो जाए कि नहीं ये बन सकता है, तब तो तुम भाई उसमें लगे रहोगे। और जब पहले से प्रेडिक्ट हो जाए कि नहीं ये नहीं होगा कभी, तो क्यों उसमें लगे रहोगे? क्यों आप मनी वेस्ट करोगे या पोटेंशियल वेस्ट करोगे? तो उनके मरने के 20-25 साल बाद उनके जर्नल्स, पेपर्स को एक्सेप्ट किया गया, और उसके बाद देखो मशीनों का आविष्कार हुआ पिछली सेंचुरी में। नहीं, साइकिल तक नहीं थी, ठीक है ना। तो जिसमें तो किसी एनर्जी का जरूरत, तो अब मैकेनिकल एनर्जी आप लगाते हो, लेकिन सारी मशीनें, फिर इलेक्ट्रॉनिक्स देखिए पिछली सेंचुरी। तो वो गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स के कंसेप्ट देने के बाद सेकेंड लॉ मैनिफेस्ट हुआ, फिर उसके बाद थर्ड लॉ, फिर देखिए तरह तरह के नए नए इंस्ट्रूमेंट, मशीनें सब बनाई गई। तो कंसेप्ट का यूज, आइंस्टीन रिलेटिविटी प्रिंसिपल कहाँ लोग जानते थे पहले मटेरियल पार्टिकल पे लोग, जितने भी बड़े बड़े ग्रुप, बोहर्स तक, और जैसे रिलेटिविटी प्रिंसिपल दिया गया उसके बाद देखिए साइंस एकदम से बदल गई। तो बच्चों समझ में आया? अब हम इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इफेक्ट में हम इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट दिखाना चाहते हैं, ठीक। तो ज़रा ध्यान दीजिए, नालायकों, मूर्खों, ध्यान दीजिए आप। हाँ, देखो ज़रा, ये दूसरा केस है। पहले तो तुमको ये अश्योर करना है कि रेजोनेंस की कंडीशन, मतलब रेजोनेंस इफेक्ट की कंडीशन में है कि नहीं। कंडीशन में है, तुम्हारा पेन डबल बॉन्ड पे आ जाना चाहिए। और मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये रेजोनेंस इफेक्ट की कंडीशन में है तो पाई इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होगा, ठीक। तुरंत पेन जो है पाई बॉन्ड पे होना चाहिए। इधर देखो, क्योंकि हम अभी आ रहे हैं सबकी सीट पे। तो जैसे ही अब आपके दिमाग में ये हो कि अट्रैक्शन इज़ ऑलवेज फेवरेबल, और रेजोनेंस में ये नहीं कहा गया, रेजोनेंस में तो आप किसी भी तरफ ले जा सकते हो, पर अब तुमको देखना है कि व्हिच आर कंट्रीब्यूटिंग। तो अट्रैक्शन इज ऑलवेज फेवरेबल, तो ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, देख लीजिए, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉनों की कमी है, समझे। इलेक्ट्रॉन विल शिफ्टेड टुवर्ड्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर। अगर ये माइनस होता तो हम इस पे ले जाते, अवे टू दी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर। बस इतनी बात बेटा आप ध्यान दीजिए।
यही गुफरान हाइपर कॉन्जुगेशन में था। वहाँ सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का डिलोकलाइजेशन कर रहे थे। अब बताइए, ये देखिए हाइपर कॉन्जुगेशन था, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं, देखिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो हाइपर वर्ड जोड़ा गया, ये कॉन्जुगेशन है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन। अनयूजुअल, भाई सिग्मा इलेक्ट्रॉनों का तो मूवमेंट होता नहीं, लेकिन कुछ केसेज में पाया गया जो हाइपर कॉन्जुगेशन करें। तो अब आप बताइए, अगर बच्चों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा या ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ। अब ज़रा इलेक्ट्रॉन दिखाऊँ, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक। तो बताइए, जब एक इलेक्ट्रॉन इधर आ गया एक्स्ट्रा, तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा या ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इससे तो इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, तो इस पर कैसा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए। फिर सबकी कॉपी देखने आ रहे हैं, और अब आप इसको बनाओ, बताओ ज़रा रेजोनेंस की कंडीशन में है कि नहीं है, बताइए, बोलिए। एलाइल कार्बोकैटायन, गुफरान कार्बोकैटायन लिख सकते हैं। कार्बन पे प्लस चार्ज तो कार्बोकैटायन। कार्बोनियम आयन, यही तो आगे कार्बोनियम आयन में पढ़ाएंगे, और फिर तब तुरंत तमाचा मार देंगे। अब देखो ज़रा, ये एलाइल है, ये विनाइल है, नालायकों किस में रेजोनेंस है बताओ, एलाइल में है या विनाइल में है। तो एलाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट। तो जहाँ स्टेबिलिटी, हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे, हम यहाँ Cl लगा देंगे, यहाँ Cl लगाएंगे, फिर तुमसे पूछेंगे किस में फास्ट होगा, और जहाँ तुमने विनाइल क्लोराइड, तुरंत तमाचा लहरा देंगे, तुरंत 1 सेकंड, तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। हाँ, तो ये क्योंकि इन्हीं का आगे यूज होना है, इन्हीं का यूज होना है। तो आप बनाओ, बताइए ज़रा। हाँ, और भाई हर्षवर्धन हम खाल खींचेंगे। हाँ, आयरो बनाना है। जिन्होंने इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन नहीं बनाई, आयरो नहीं बनाए, उनके गाल पे हमारे आयरो बनेंगे। हाँ हाँ, पक्का समझ लीजिए, हम तुरंत मार देंगे भाई, फिर बाद में कहे सर तुम वो, क्योंकि यही सीखना है बेटा। हम हाई स्कूल में रेजोनेंस जो NTSC वगैरह की तैयारी करते बच्चे, हम उनको पढ़ा दिए हैं भाई। ये तो इसमें कौन से कंसेप्ट भाई, इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट है, यही मेजोमेरिक इफेक्ट है। पाई इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर की तरफ शिफ्ट हो जाना ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड एज मेजोमेरिक इफेक्ट। अभी सब आगे लिखवा देंगे। तो बताओ ज़रा, ये पेन तुम्हारा पाई बॉन्ड पे होना चाहिए, ये किधर शिफ्ट होगा, ये देखिए। हम चाहते हैं ये एरो सही बने। अब बताओ, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा नहीं, इस कार्बन पे कैसा चार्ज आ जाएगा। नाले को एक बात और देखो, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बताइए है कि नहीं है, आइडेंटिकल। देखो जरा यहाँ पे, पिछले बार यहाँ बच्चे हमको बुकलेट दिखाते हैं, तो वो समझते हैं कि बुकलेट के सवाल कठिन है। उनको ये नहीं पता कि हम पुराने जेलर, वो बेटा सब MS चौहान के क्वेश्चन सब उसमें छपे हुए हैं। जानते हो MS चौहान के क्वेश्चन छाप के क्या। एक बात तुमको और बता दें, हाँ एक बात और तुमको बता दें, अगर आप जो है टेनिस खिलाड़ी हैं, टेबल टेनिस, तो गोल्फ में हाथ मत आजमाइए, फिर बल्ला मत घुमाइए, फिर आप टेनिस में ही रहिए, उसकी बेसिक सीखिए, उसके सारे कंसेप्ट, नियम, कानून सब सीखो, उसकी स्किल में जाओ, समझे। फिर पहलवान ना बनो। हर गेम, हर स्पोर्ट, उसी तरह हर कोर्स की सबकी अपनी डाइवर्सिटी होती है, सबकी अपनी विविधता है। तो अब MS चौहान जो है, ये कॉपी पेस्ट वो समझते थोड़ा कि लोग जान नहीं पाएंगे कहाँ कहाँ से सवाल रखे हैं, समझे।
तो अब उसमें क्या है, पूरे बुकलेट में अब हमसे लड़के सवाल पूछते हैं तो हमारे बताने के लिए, तो हम पुराने जेलर हैवी वेट चैंपियन, हमको क्या है, हमारे स्टूडेंट IAS केमिस्ट्री से, तो हमें बताने में थोड़ा कोई दिक्कत। लेकिन MS चौहान और एक और हैं, हाँ नरेंद्र अवस्थी, ये सब सब कॉपी किए हैं एक दूसरे की। और जो है ये, और हम तुमको किताबें बता दें, मॉरिसन बर्ड, सालोमन फ्राइल, इनके सबके एग्जाम्पल दिए गए हैं, सब कॉपी कर लिए हैं। हाँ, वो जो पब्लिकेशन बना दिए। तो ये है। अब चूँकि उनके पास बच्चे भाई कोटा वगैरह में बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वो रीच ज़्यादा हो जाती है, ये है। लेकिन नॉलेज आपके कंपटीशन का उससे कोई लेना देना नहीं। बच्चों, आप जो है आप अपने नीट के ही बुखार में बने रहो, ये बुखार कभी ठीक ना हो, तो नीट के ही फ्लेवर में बने रहो, वो टेस्ट बदले ही ना एग्ज़ाम तक। अब वहाँ पता चला तुम बहुत बड़े बड़े सवाल लगा रहे हो, तुम अपनी पीठ ठोंक रहे हो कि नहीं हाँ हम सवाल बड़े कर ले जा रहे हैं, या इसमें बड़े खुश हो रहे हो सर तो बता नहीं पा रहे हैं, भाई बहुत अच्छे सवाल हम पूछ रहे हैं, हम ऐसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो सर बता नहीं पा रहे हैं। ठीक, ये तो बड़ी खुशी की बात है, आज हमारे सर 2 सवाल नहीं बता पाए और हमारे सवाल नहीं बता पाए, तो आज तो बड़ी खुशी का दिन है। ठीक, तो वो खुशी का दिन नहीं है, वो तुम्हारे लिए बहुत ही दुख का दिन है, क्योंकि आप डाइवर्ट हो रहे हो। आप छोटे छोटे सवाल लगाओ, है ना। देखिए ऑर्बिटल बेंजाइल फ्री रेडिकल का बच्चा तुमने पूछा था, कितना बढ़िया सवाल। फिर लड़के कोमा में चले जाते हैं, जब उस तरह सवाल आते हैं तो फिर वो क्योंकि दिमाग में सेंस कहीं और चला जाता है। आप वैसे सवाल लगाओ, आप तीन स्ट्रक्चर बना के उससे प्लेनरिटी हो, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, क्योंकि पूरी बात हमने तुमको बताई ही नहीं। उतना पढ़ा देंगे तो खाली जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में खाली कायरल सेंटर, पिछले 20 सालों से अगर आप देखिए कब प्लेन ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री या एक्सिस ऑफ सिमेट्री पूछी गई, जरा आप दिखाइए हमें। हम तो IIT में बता रहे नहीं पूछा जाता है। और बेटा अगर पूछा जाता तो ये कोरिलेशन क्यों दिए जाते हैं? कोरिलेशन इसीलिए दिए गए हैं कि हर मॉलिक्यूल का मॉडल हम बना नहीं पाएंगे, तो हम उसको कैसे कोरिलेट कर सकें, ये है। तो इसलिए आपको ध्यान रखना। अभी देखिए अब हमारे जो टाइपिस्ट हैं वो बड़ा स्लो काम कर रहे हैं, लेकिन जो है क्वेश्चन तुमको मिलेंगे, तो जो है काफ़ी कुछ बना दिया है क्वेश्चन, और GOC के भी सवाल तुम उसी में डलवा दे रहे हैं। और पिछले साल जो बुकलेट किसी के पास वो भी बंटवा देंगे हम, वो सब रखी। लेकिन हमने तुमको बताया, हम उसके सवाल देख रहे थे, तो उसमें सब MS चौहान के सवाल भरे हुए हैं। भाई ठीक है, आप गाइड के सवाल रखिए, भाई हम भी तो गाइड ही के रख रहे हैं, तो क्या हर सवाल तो बना नहीं देंगे, लेकिन टेस्ट पेपर में ज़रूर हम बनाते हैं। हम ऐसे कभी नहीं देते टेस्ट पेपर, हम IPSC नेम भी लिख के देते हैं। हाँ, तो आपको नीट के उसमें रहना है ये बेटा, इसीलिए तो नंबर फिर स्कोर कम हो जाता है। हमारे पास इस बार तो मेडिकल के बच्चे कम थे, क्योंकि हम तो अभी 2-3 महीना यहाँ, तो सत्यांश मौर्य भी आएगा, उसके 618 नंबर है। 200 नंबर बहराइच में गुरु डिवाइन स्कूल है, 200 नंबर नहीं पा रहा था। तो वहाँ पे एक लड़की जो है ऑनलाइन हमसे पढ़ रही थी, उसका IIT में सिलेक्शन हुआ, मैथ से थी, IIT में हो गया इंटर के साथ ही, IIT बॉम्बे मिला उसको सुनील। ठीक, और पूरे कोरोना पीरियड में ऑनलाइन ही, फिर हम तो उसका चेहरा ही नहीं देखा था हमने, हम तो ऑनलाइन ही पढ़ा रहे थे। तो जब उसका जो है रिज़ल्ट आया तो खैर बाद में मिलने आई, तो बताइए, शी इज़ वेरी हैप्पी। भाई IIT बॉम्बे, आपकी दिशा दशा दोनों बदल जाएगी। IIT बॉम्बे के ऐसे ऐसे लड़के, मैं आपको बता दूं, एक लड़का और अभिनव मिश्रा, अभी 2018 में उसका सिलेक्शन, अब उसके फादर शायद PCS एलाइड PCS जो भी रहे हों, उसको ये समझ था कि हमको IIT बॉम्बे ही जाना है, रैंक उसके मन मुताबिक नहीं आई। तो बेटा बॉम्बे में उसको अच्छी ब्रांच नहीं मिल रही थी, उसके 2 टारगेट थे कि हमको कंप्यूटर साइंस करना है और IIT बॉम्बे से। अब देखिए इतना डिटर्मिनेशन उस बच्चे में था, CMS गोमती नगर का स्टूडेंट था और फिटजी कोचिंग में था, तो उसको केमिस्ट्री में थोड़ी बहुत जो दिक्कत आई होगी,
अब ऐसा नहीं था कि वो तो इतना ब्रिलियंट था, उसको क्या दिक्कत, लेकिन फिर भी उसके अकॉर्डिंग लगा कि हमको केमिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम है। तो उसके फादर ने हमसे संपर्क किया, उसके फादर बैंक मैनेजर थे। तो यहाँ पे फिर हमसे पढ़ने आया। हम ITN पेस में थे उस समय। तो पेस वो बॉम्बे में बैंक मैनेजर थे, ITN पेस भी बॉम्बे का है मेन। तो वहाँ से मेन मालिकों के संपर्क में उसके फादर आए कि सर हमारा ट्रांसफ़र हो रहा है, हमारे बच्चे को फिटजी में पढ़ रहा है और ये दिक्कत है। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर ये लड़का आएगा, आप इसको पढ़ा दीजिए। तो हमने कहा बिल्कुल पढ़ा देंगे भैया। तो वो लड़का बहुत तेज़ था 12th में, और उसके बाद IIT क्वालिफाई कर लिया 2016 में क्वालिफाई कर लिया। पर उसकी रैंक 1600-1700 रैंक थी, तो उसको IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही थी। अब देखिए, तो उसने एरोस्पेस लिया, उसको एरोस्पेस इंजीनियरिंग मिल गई। तो IIT, अब कोई भी ब्रांच वैसे तो बेकार नहीं होती, लेकिन उसका टारगेट जो था वो कंप्यूटर साइंस। उसके बाद बेटा उसने 3 महीने वहाँ पे IIT बॉम्बे में अगर कोई अपनी डिसिप्लिन चेंज करा ले तो वो स्टूडेंट नहीं है, वो देवता है, समझे। तो अब वो बच्चा वहाँ जाके, तो उसके तो एक ही धुन थी कि हमको कंप्यूटर साइंस से करना है। तो 10 CGPA उसका आया। मतलब बताते हैं कि वहाँ लड़के बताते हैं कि 4-5 सालों में कहीं किसी का, पीछे ब्रांच वालों का 10 CGPA होता है। IIT के सारे टॉपर तो कंप्यूटर साइंस लेते हैं। IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस 52 सीटें हैं, तो 52 बच्चे पूरे इंडिया के टॉपर होते हैं। वो 1 to 52। कोई इक्का दुक्का लड़का जो है, जो भाई मान लिया कानपुर का है या डिस्टेंस के कारण नहीं जाना चाह रहा तो नहीं जाता, नहीं तो सभी का पहला टारगेट IIT बॉम्बे होता है। इस समय IIT बॉम्बे का रेटिंग ज़्यादा है। तो अब पूरे वर्ल्ड के 100 इंस्टीट्यूट में है वो। तो अब उस बच्चे के 10 CGPA आ गया, मतलब 100 आउट ऑफ 100। अब उसको कंप्यूटर साइंस मिल गई। फिर उसने फ़ोन किया कि सर हम कंप्यूटर साइंस। अरे हमने कहा नालायक, तुम मंगल ग्रह पे जाओगे ये हमको पता है, तुम्हारा भविष्य मंगल ग्रह पे है, ये अर्थ पे है ही नहीं। अब उसके बाद फिर वो 2017 में जब दूसरा IIT का सिलेक्शन हुआ, तो बेटा जयपुरिया स्कूल, बड़ा स्कूल होता, वहाँ पे उसको बुलाया गया, इनवाइट किया गया। 2-4 टॉपर, उसी में एक अनवर अहमद लड़का, अनवर अहमद ने IIT एम्स सब कुछ क्वालिफाई किया इंटर में ही। तो अब इन सब बच्चों को बुलाया गया। हम लोग मार्केटिंग स्ट्रेटजी की, भाई जो 11th-12th में बच्चे हैं वो इनको जब देखेंगे तो वो पेस को कुछ समझेंगे, भाई एडमिशन लेंगे। तो सारे बच्चे बैठे थे, और बेटा उसको जब हमने लेक्चर देते देखा, एकदम से बदल गया, ये समझ लीजिए। मतलब उसकी अंग्रेज़ी हम नहीं समझ पा रहे थे, जो कम से कम हम बोल नहीं पाते तो समझ तो लेते हैं। इतना ज़्यादा उसके अंदर चेंज आया। ये होता है मैग्नीफिकेशन, अच्छे इंस्टीट्यूट का मैग्नीफिकेशन, समझे। तुम जो है यहाँ से तांबा बन के जाओगे, हीरा बन के निकलोगे, ये मैग्नीफिकेशन है, ठीक है ना, ये है। तो इसलिए तुमको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। नालायक देखो, प्रबल इधर देखो। हाँ, जब तुमको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो तुम सिलेक्शन के ही बारे में मत सोचो, टॉप करने के बारे में सोचो, समझे। आत्मिक सिलेक्शन के बारे में क्यों, 720 के बारे में सोचो तुम, समझे। तो अब उस बच्चे ने अपना, और उसका मतलब बिल्कुल हुलिये बदल गया। उसका लेक्चर, उसकी बातें जैसे लग रहा है कोई प्रोफेसर बोल रहा हो, जैसे कोई IIM का प्रोफेसर लेक्चर दे रहा हो। हमने कहा बताइए, अभी कल तो ये टेट पोल था, ये जो है आज ये प्रोफेसर हो गया। तो ये बदलाव होता है। तो वहाँ क्या है, वहाँ तुमको हॉस्टल में सारे टॉपर मिलेंगे, तुम्हारे पार्टनर भी, तुम रास्ते में जा रहे हो तब भी तुमको टॉपर मिलेंगे। अब तुमको पान की दुकान नहीं मिलेगी रास्ते में। अब IIT बॉम्बे का ये क्रेज़ है, तुम वहाँ कोई और अगल बगल चाय के कैंटीन में पहुँचे तो वहाँ भी तुमको सीनियर मिलेंगे, सीनियर और टॉपर है, जूनियर आ रहे हैं तो वो भी टॉपर हैं। तो तुमको आगे पीछे अगल बगल सब टॉपरों की दुनिया है वहाँ पे।
तो तुम्हारे अंदर कैसे बदलाव नहीं होगा? समझे? इसलिए भाई IIT के बॉम्बे के बच्चे जो है बड़ी बड़ी पोस्ट पे, फॉरेन में अमेरिकन, यूरोपियन, ऑस्ट्रेलियन जितनी कंपनियां हैं उनके सबके हेड बने हैं। कोई CEO है, कोई हेड है। एक हमारा नालायक स्टूडेंट जो है स्टैनले मॉर्गन कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट है पूरे वर्ल्ड में। हाँ, न्यूयॉर्क में, समझे? तब IIT कानपुर का 109th रैंक। तो इस तरह से बेटा जो है भैया, आप अपनी अपॉर्चुनिटी को बड़े में बदलो, ठीक है ना? छोटे में क्यों बदलो? सेटिस्फाई क्यों हो जा रहे हो कि नहीं हमारा कहीं हो जाए? कहीं क्यों हो? तुम्हारा एम्स में हो, समझे? बिल्कुल आगे तुम अहंकार से भरे होगे। जब तुम एम्स में वहाँ आगे बैठोगे तो वहाँ जो है तुम अहंकार से भरे होगे। और तुम बहराइच मेडिकल कॉलेज अब बस से अपना झोला ओला लेके और तुम अपना जो है रजाई गद्दा और जो है आल्टी बाल्टी और जग ये सब सामान लेके वहाँ जाओगे। तो ये है एम्स में बेटा, तुम जब जैसे सेलेक्ट हो गए एम्स में, वैसे तुम्हारे पास जो है वो हमने देखा है, लड़के हमको दिखाए हैं, एक बुकलेट भेज दूँ। वहाँ स्टूडेंट वेलफेयर यूनियन जो है उनको संसद जो है पैसा देती है। यूनियन का बजट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से पास होता है। अब वो मस्ट होता है खर्च करना, ये नहीं तुम वापस नहीं होगा वो कि तुम लिख दोगे, यूनियन लिख देगी नहीं 20-50 लाख में हम 30 लाख खर्च कर पाएँ, तो वो वापस नहीं होगा। वहाँ से फिर लिख के आ जाएगा, नहीं फिर खर्च करो इसको, फिर कोई सेमिनार या सिम्पोजियम इस तरह। तो बेटा वहाँ मैंने देखा कि वहाँ से एक बुकलेट आती, उसमें पूरे साल भर का पूरा कार्यक्रम बना होता है कि 4 महीने बाद हिमाचल प्रदेश की किसी मेडिकल कॉलेज में वहाँ सेमिनार होना है, फिर 2 महीने, तो ये पूरे साल भर का वो यूनियन की तरफ से है, स्टूडेंट यूनियन की तरफ से। और 2000 रुपये फ़ीस। अब वो भी कासन मनी वापस हो जाएगी। अब बताइए, तो आपको कोई पैसा नहीं पड़ना। और बड़े बड़े प्रोफेसर और एम्स में शायद PG का भी कुछ फ़ायदा मिलता है, उनके PG में भी कुछ रिजर्वेशन रहता है ना? तो ज़्यादा मोस्टली लड़के लंदन, फॉरेन, अमेरिका वहाँ चले जाते, नहीं तो एम्स से ही PG कर लेते हैं। तो ये है, ऐसे मैंने हुलिया बदलते देखा है। एक शाहजहाँपुर का लड़का शैलेंद्र वर्मा पूरे 4 महीने में एक स्वेटर नहीं था, तो हम लोग सोचे कि जाड़े में बिना स्वेटर क्या रहा है। तो हमारे एक टीचर, हम तो भाई कुछ नहीं कह पाए, हमने कहा पता नहीं इसके पास क्या स्थिति है, हम तो देने वाली स्थिति में नहीं है। तो हमारे एक बायोलॉजी के टीचर थे, उन्होंने उससे पूछ लिया कि शैलेंद्र तुम कुछ पैसे ले लो और एक स्वेटर ख़रीद लो। उसने कहा नहीं सर, हम अंदर स्वेटर पहने हैं सर, और सर हमारे पास स्वेटर कमी नहीं है सर, और सर एक ही स्वेटर का तो काम है, उसमें दर्जन भर स्वेटर का क्या काम, हम तो दिन भर कोचिंग में रहते। फिर उसका सिलेक्शन हो गया, 9th रैंक आई दूसरे अटैम्प्ट में। पहले अटैम्प्ट में जो है विशाखापट्टनम के आसपास कोई साउथ इंडियन मेडिकल कॉलेज उसमें हुआ, तो वो गया नहीं, यहाँ इनकी कोचिंग में था न्यू स्टैंडर्ड में। तो हमसे हाथ पैर जोड़ा कि सर ये फ़ीस नहीं कम कर रहे हैं। अब उसका एडमिशन कोई करने को तैयार नहीं था क्योंकि सेलेक्टेड था। तो हमने कहा तुम चिंता न करो, तुम हमारे आओ, इंडिविजुअल में पढ़ो आके, और देर सवेर हम तुम्हारा एडमिशन करवा देंगे। फिर हमारे यहाँ पढ़ना शुरू कर दिया, केमिस्ट्री पढ़ाते थे, केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया। बाद में हम यहाँ तो टीचर थे ही, महीने भर बाद हमने सर से कहा, हमने कहा सर ये लड़का सेलेक्ट हो जाएगा, ये तो आप ही का तो फ़ायदा होगा, इसका फ़ोटो आप ही तो निकालेंगे। तो सर ने कहा ठीक, हमारी बात मानते भी थे। सर ने लिख दिया कि भाई फ्री। अब वो लड़का पढ़ना, हमने बताया कि सर गरीब है, और गरीब तो था ही है, जैसे कोई किसान फैमिली का लड़का। उसके बाद बेटा उसका एम्स में 9वीं रैंक आई। तो हमने कहा शैलेंद्र कुछ कपड़े वपड़े नए खरीद लो। तो कहा सर हाँ नए बनवाएंगे। हमने कहा बिल्कुल नए कपड़े खरीदिए। और बेटा जानते हो, वो जब 4 महीने बाद लौट के आया तो उसका पूरा बालों का कन्फिग्रेशन और उसके दांतों में ग्राफ्टिंग हमने जब देखी, हमने कहा दांत तो चमक रहे हैं शैलेंद्र, ये तो बड़े गंदे दांत थे तुम्हारे। तो उसने बताया, अब देखिए उसने क्या बात बताई, देखो एम्स का ये बेटर जो यही तो है, एम्स का फ़ायदा क्या है। तो कहा सर हमारे सीनियर ने हमको पकड़ के डेंटल उसमें भर्ती करा दिया। नहीं, सारे दांतों की स्केलिंग जो भी होता है वो
ग्राफ्टिंग और ये सब दांत जो है बिल्कुल जो है फिट कराए जाएंगे, इनकी ग्राफ्टिंग होगी, हीलिंग होगी। तो हमने कहा बताइए, पूरा चेहरा तुम्हारा बदल गया है, तो बिल्कुल स्मार्टनेस तुम्हारी 100% बढ़ गई सिलेंडर। तो ये होता है बेटा इन सब इंस्टीट्यूट में जाना। तो इससे होता क्या है, तो जब ऐसे प्लेजर एटमॉस्फेयर में, और प्लेजर का क्या मतलब होता है, ऐसे प्लेजर एटमॉस्फेयर में फिर आपको पढ़ने की इच्छा होगी, आपको नया इनोवेशन करने की इच्छा होगी, नया सोचोगे तुम। और दुखी मन से, करुणा भरे मन से कोई अच्छी चीज़ फिर नहीं जनरेट होगी। इसीलिए इन सब इंस्टीट्यूट, सरकारी इंस्टीट्यूट में जो है ये सारे माहौल अडॉप्ट किए जाते हैं, लड़कों के दिए जाते हैं कि बढ़िया हॉस्टल हो, बढ़िया व्यवस्था हो, ठीक है ना। और जहाँ इतने अच्छे लोग होंगे तो फिर तो अब बच्चों इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सब लोग बनाओ। देखो आप देखिए आइडेंटिकल, यहाँ लिख लेना, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इसीलिए बच्चों बड़े पर्सपेक्टिव में, और जो अभी हमने असली बात बताई, नीट के ही फ्लेवर में रहो। अभी बेटा थोड़ा देर सवेर होगा, लेकिन क्वेश्चन तुमको हम बढ़िया बढ़िया दिलवा देंगे, समझे। और पहली बात तो देखो हर 15 दिन पे टेस्ट पेपर ही हो रहा है, तो 50 सवाल तो हम दे ही रहे हैं। अब बताइए तीसरा टेस्ट पेपर या चौथा टेस्ट तीसरा है तो 150 सवाल हो जाएंगे। तो पहले तो यही सवाल, पर नीट जैसे 2, 4, 5 सवाल टेस्ट पेपर में थोड़ा लेवल के रख देते हैं बस, बाकी मोस्टली नीट जैसे। तो आप बताओ इस निधा घंटे भर लगाओगी? संजना ये क्या कर रही हो, पागल हो चुकी हो। तुम लोग सीख नहीं पाओगे, बहुत गलतियां हैं भाई, इसको मेहनत करो इसमें। अब जैसे देखो डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज ये रेजोनेंस की कंडीशन में है, ठीक है, तो हमारा पेन पाई इलेक्ट्रॉन पे होना चाहिए। इसमें किसी फियर की ज़रूरत ही नहीं, डरने क्या ज़रूरत। इलेक्ट्रॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर की तरफ जाएंगे बेटा। कभी पॉजिटिव में एरो नहीं लगाया जाता, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होते हैं, न्यूक्लियस के चार्ज मूव नहीं होते हैं, मूव तुमको इलेक्ट्रॉनों को करना है, समझे। एरो इलेक्ट्रॉनों के लिए लगाना है, और इसमें किसी हेजिटेशन की ज़रूरत नहीं। किसी को ना समझ में आवे, अगर क्लास में नहीं समझ, बाहर जहाँ भी, लेकिन क्लास में तो अच्छे माहौल में पढ़ाया जा रहा, तो आप यही समझो ना। अब देखो बाकी कार्बन न्यूक्लियस सब वैसे रहेगा। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले आए 2, तो ये पाई बॉन्ड बन गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज ख़त्म हो गया, लेकिन इस जगह से इलेक्ट्रॉन दूर जा रहे हैं तो यहाँ प्लस चार्ज आया, ठीक। तो अब इसको प्लस को भी यहाँ लिखने से क्या फ़ायदा भाई, तो कार्बन पे आएगा प्लस, आइटम पे होगा ना प्लस, या बॉन्ड पे होगा प्लस। और ये CH2 उधर क्यों लिख दिया प्रोफेसर, ये देखो, फिर देखो पाई इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेटेड, ठीक। भाई जितना आसानी से तुम कह देते हो कि हमको समझ में नहीं आया, एक दिन क्या करो कि तुम खुद यहाँ आओ और पढ़ाओ, ठीक है ना। तुम 2-4 साथियों को बैठाओ और खुद पढ़ाओ, तो टमाटर और छिलके फेंके जाएंगे। हाँ। ये आ गया। अब फिर वही शिफ्टिंग, इलेक्ट्रॉनों की डायरेक्शन वन वे ही होती है, अट्रैक्शन। देखो आज हम पूरा नहीं कर पाए भाई, आज ये हो जाना चाहिए था। देखो इधर ये जो है 3, इसको भी इंक्लूड कर लो तो 4 हो गए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब तुम वही ओरिजिनल बन जाएगा फिर भाई, साइक्लिक है ना, तो क्लोज्ड है तो फिर उसी जगह पहुंच जाओगे।
ये, ठीक। तो ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बना लोगे नहीं? तो अगला केस, पहले इसको बना लो, अभी चिंता ना करिए, वो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बहुत बनाएंगे। और हर्षवर्धन तुम भी नहीं बनाए थे? हाँ, नहीं सब बनाने हैं भाई, सारे बनाने हैं। बेंजाइल कार्बोनियम आयन, आप देखिए, आप देखो, रेजोनेंस के कारण ये पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, इसी को डीलोकलाइजेशन कहते हैं। स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। अभी हम स्टेबिलिटी पॉइंट डिस्कस करेंगे, लेकिन ध्यान रखिए, इसीलिए बेंजाइल, इसको बेंजाइल कहते हैं, नीचे लिख देना बार बार, हम लिखवा रहे हैं तुमको। बेंजाइल इसीलिए स्टेबल होता है कार्बोनियम आयन। देखो जरा सब लोग, केस नंबर 2 सब बताते हैं। पहले तुम लोग हमारे साथ ही बनाओ तो कन्विंसिंग हो। आप बताओ, बताओ रेजोनेंस की कंडीशन में है कि नहीं है? तो तुम्हारा पेन इस पे होना चाहिए। अब क्या पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ पाएंगे? अब देखिए कोई बोल नहीं रहा है, क्या ये इधर आ पाएंगे? रिपल्सन फेवरेबल नहीं होता है, तो इन इलेक्ट्रॉनों को इस कार्बन पे दिखा दो, इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ जाएंगे। अब बताओ, जब इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आएंगे तो यहाँ इलेक्ट्रॉनों में कमी आएगी कि नहीं आएगी? उस कमी को पूरा करने के लिए तो यहाँ 2 एरो बनाने, भाई इलेक्ट्रॉन जितने हैं उनको दिखाना है तुम्हें, समझे? तो अब आप बताओ, बताओ यहाँ कैसा बॉन्ड आ गया? क्या ये निगेटिव चार्ज इस पर अभी रह पाएगा? और इस पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। ये है, समझे? और बाकी स्ट्रक्चर से हमको क्या लेना देना? जो पार्ट रेजोनेंस में रहे उतने पार्ट को बनाओ। समझे? देखो भाई, कार्बोक्जिलेट आयन लिखते हैं या एसीटेट आयन लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं। कौन सा हिस्सा रेजोनेंस में है बताओ? इससे तो कोई मतलब ही नहीं भाई, ये डबल बॉन्ड और ये माइनस चार्ज है रेजोनेंस में। बाकी एक लोन पेयर 2 और हैं, उनको नहीं, उनको भी दिखा सकते हो, लेकिन उनका कोई काम नहीं। तो अब आप बताइए, तुम्हारा पेन पाई बॉन्ड पे हो, क्या पाई बॉन्ड इधर आएगा? तो किधर जाएगा? इधर नहीं आएगा, हम खाल खींचेंगे। इससे क्या मतलब? तो ये पाई बॉन्ड तो इन दोनों के बीच में है ना, तो या तो इधर आएगा या इधर आएगा। अब इधर आएगा नहीं, क्योंकि निगेटिव चार्ज है, तो ये पाई बॉन्ड इधर जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे। 2 एरो बनाने पड़ेंगे, ठीक? पिछला बनाया था तुमने? हाँ ठीक। अब उसको कम से कम 10-10 बार बनाइएगा घर में, तब प्रैक्टिस हो जाएगी। और आप देखो भाई, CH3 अपने आप बना डालो, इसमें क्या दिक्कत है? बताओ, इस पे O पे कैसा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। यहाँ पे कैसा चार्ज आएगा? और नाले को देखो, आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आइडेंटिकल है कि नहीं? आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, यहाँ चाहो 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दो भाई। आइडेंटिकल कार्बोक्जिलेट आयन में आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यही सब बातें आगे एसिडिटी में काम आएंगी। और बनाओगे? बनाओ जरा। फिनॉक्साइड आयन,
फिनॉक्साइड आयन, यहाँ लिख दो फिनॉक्साइड। बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बनाओ स्मिता जल्दी से। पंडित जी पेन तुरंत पाई बॉन्ड पे होना चाहिए। ये क्या कर रहे हो? हाँ ठीक, बनाओ। और नहीं, वो कार्बन पे, पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएगा। आगे क्यों बढ़ा रहे? क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? माइनस की तरफ क्यों जाएगा इलेक्ट्रॉन? अरे यही तो तोते की तरह हम इतनी देर से पढ़ा रहे हैं। ये बच्चा, ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, ये यहाँ देखो तुम, ये तो तुम ठीक लाए हो, लेकिन ये पाई इलेक्ट्रॉन भी तो शिफ्ट होंगे। पाई इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे, यहाँ पाई बॉन्ड जोड़ो, पाई बॉन्ड यहाँ था, यहाँ था, ये तो हट के यहाँ फिर आगे बढ़ा, तो यहाँ माइनस चार्ज आएगा, ये पाई बॉन्ड यहाँ क्यों? ये इलेक्ट्रॉन ना है कार्बन पे जाएगी भाई, ये बॉन्ड वाला, और ये इलेक्ट्रॉन कार्बन पे जाएगा। वो एरो सही करो, वो आगे बढ़ा दिए कार्बन पे। हाँ यहाँ माइनस चार्ज आ जाएगा, वो पाई बॉन्ड ही तुम डायरेक्शन गलत लगा दिए। चलिए अब इसको बता देते हैं, फिर तुम लोग बनाना भाई, क्लास का टाइम हो गया है। देखो इधर, ये यहाँ आया, ठीक है ना? ऐसा नहीं, देखो सामने बैच में लड़के पूरे वीडियो नोट्स बना के लाए, समझ में आएगा, है ना? तुम्हारे यहाँ तो भाई करंट हम बता ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं वो दोबारा देख सकते हैं तुम्हारे लिए दोबारा। और सामने वाले बैच में 2-3 लड़के वो पूरे नोट्स बना लाते हैं, और वही नोट्स तो हम पढ़ाते हैं, और क्या कर रहे हैं? तो अब आप बताओ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है, और बच्चों आप ज़रा ध्यान दीजिए, ओरिजिनल माइनस चार्ज ऑक्सीजन पे है, पर इसमें कार्बन पे है, नॉन आइडेंटिकल, समझे? नॉन आइडेंटिकल बन रहे हैं, और तुमको हम आगे बताएंगे। इसीलिए बच्चों फिनॉक्साइड आयन कम स्टेबल होता है एसीटेट आयन की तुलना में, क्योंकि यहाँ नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ना तो एसिडिटी में हम तुमको बताएंगे, फिनॉल इज लेस एसिडिक देन कार्बोक्सिलिक एसिड बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इज लेस स्टेबल ड्यू टू नॉन आइडेंटिकल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक, तो कल फिर कंटिन्यू करेंगे, टेस्ट में तैयार कर लीजिएगा सब लोग। अभी कल भी बनाएंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब पूरा सीख जाओगे तभी आगे बढ़ेंगे।